सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के तमाम श्रोताओं को सखी सहेली के इस मंच से शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है आरती? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। आप तो वैसे ही लग रही एकदम, मुस्कुराहट ने तो स्टूडियो में एकदम बाहर ला दी। क्या बात है। ये तो आप कह ही रही हैं, लेकिन मुझे तो आपकी मुस्कुराहट ज्यादा पसंद आती है। देखिए, अपने से ज्यादा हमें तो दूसरों की मुस्कुराहट अच्छी लगती है। बस मुस्कुराहट पसंद आनी चाहिए। सही बात है, और मुस्कुराते रहना चाहिए जीवन में, परिस्थितियां चाहे जैसी भी। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जो भी परेशानियां आए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपने अंदर हमें एकदम भी 1% भी ऐसी चीज नहीं लानी चाहिए कि अब तो हम हार गए, ये हम हार सकते हैं। गिव अप नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कहते हैं ना कि बड़े भी यही कहते हैं, नेवर गिव अप। आप कभी भी मत अपने को ये छोड़िए मत, आप लगे रहिए। अपने जो मंजिल है उसके लिए आप कोशिश करते रहिए। बिल्कुल, कभी ना कभी तो मिलेगी, और नहीं भी मिली तो हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, वो तो हमारे साथ रहेगा ही ना। बिल्कुल। और जो राहें होती हैं, राहों पर चलते हैं तो तमाम लोग मिलेंगे, उनके साथ हमारे जो एक्सपीरियंस रहेंगे वो जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ना, मंजिलें इतनी इंपॉर्टेंस, इतना महत्व नहीं रखती जितना रास्ते रखते हैं। क्योंकि लोग मिलते हैं, इतने सारे अनुभव मिलते हैं, इतनी सारी चीजें हमें जो रास्तों में मिलती है ना, वो मंजिल पे जाके ऐसा लगता है कि बस हम बैठ गए। वो चीज सही कह रही हैं। तो रास्तों की परवाह करिए, मंजिल की नहीं। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए फटाफट, क्योंकि हमारे जितने भी सखियां और सखा हैं और सब इंतजार कर रहे होंगे, आज आपके पिटारे में क्या है। जी, आज हम लेकर आए हैं, आज इतने सारे दिन विशेष हैं। हाँ, आज तो बहुत दिन विशेष हैं। आपका पिटारा पूरा भरा हुआ है, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, आज हम लेके आए हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर कुछ बातें, और भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस की। और हम बात करने वाले हैं, हीन भावना है हानिकारक। यानी हीन भावना जब लोगों में आती है तब उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, और वो कैसे उससे बाहर निकलते हैं। आपका कोई अनुभव हो तो आप बिल्कुल हमें लिखकर भेजिए कि आपके अंदर अगर ऐसी कुछ भावना कभी आई भी तो आप कैसे उससे बाहर निकले, या कोई अगर इससे जूझ रहा है तो वो इससे कैसे बाहर निकल सकता है। अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो आप लिख के भेज सकते हैं हमें। तो तैयार रहिएगा साथियों और सखियों, आप सभी कि हमको जरूर कमेंट में लिखकर भेजिए। और क्या लाई हैं आप? और हम हाँ जी, पर्यटन के अंदर हम बात करेंगे लंबा सिंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी हम लोग आज आंध्र प्रदेश, बिल्कुल, आज हम दक्षिण भारत जाएंगे। हाँ, क्या बात है। और रक्षाबंधन, बिल्कुल। और उस समय कैसा था पहले के समय में, और आज वो कितना बदल चुका है। बदलाव आता है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का जो नियम है उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुआ है। तो साथियों, आप बताइएगा कि पहले के रक्षाबंधन और अब के रक्षाबंधन में कहाँ क्या फर्क आप महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, और वो अच्छा लगता है आपको या पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए और एंजॉय कीजिए ये गाना। फिर हम आते हैं आप सबके साथ, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मन झूमे पिया, चोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा।
तो आरती, ये नौशाद का संगीत था। जब बजता है तो पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। तो नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर। ये गाना गंगा जमुना फिल्म से था। हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ संदेश हैं, उन्हें हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला ताल महिमा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था। तो वो मैं बैठ के ट्राई करते रहता था दिन भर। तो उसमें से उनको पता चला कि लय में, तबले में इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। तो जरूर सुनिए श्रृंखला ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो आरती, अब इन संदेशों के बाद बारी आ गई है कि हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और 8 अगस्त को 1942 को शुरू हुए इस जन आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति के उद्देश्य के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गोवालिया टैंक मैदान, जिसे कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, उस मैदान पर भारतीयों को संबोधित करते हुए करो या मरो की भावना को अपनाने का आग्रह किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वतंत्रता, एकता और बलिदान के संघर्ष का प्रतीक बना। और देखा जाए तो शिवाली जी, इस आंदोलन के बाद ही ये इतना जो स्वराज की मांग थी इतनी तेज हो गई कि उसके बाद जो स्वतंत्रता हमें मिली है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन। सही कह रही हैं आप। और इसने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय जनता के अटूट साहस को प्रदर्शित किया और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को उजागर किया। और इस आंदोलन ने भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प और स्वशासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बल प्रयोग की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हुई, जिससे औपनिवेशिक शासन के प्रति समर्थन जो था ना, वो बहुत कम हो गया था। बिल्कुल। और द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक उठापटक ने ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशवाद के प्रति अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी भी इस बारे में तमाम चीजें लिखते जा रहे हैं और हम तक जो है अपने विचार इस बारे में देते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। और एक जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे दिवस को पूरे भारत में विभिन्न स्मारक समारोहों के माध्यम से मनाया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक दायरे पर सभाओं, वार्ताओं और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं पर विशेष जोर दिया जाता है। इन समारोहों में सार्वजनिक और निजी संगठनों तथा स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को 1942 के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समारोहों और श्रद्धांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। तो वहीं एक श्रोता ने ऐसा लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना था। और आगे लिखा है कि ये भारत में विदेशी शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए महात्मा गांधी के व्यापक आह्वान का एक हिस्सा था।
जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस अधिकतर अनुनय विनय और वार्ता का सहारा जब लिया जाता था उस समय, तो भारत छोड़ो आंदोलन ने अडिग प्रतिरोध की एक नई आवाज बुलंद की और ब्रिटिश को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि सविनय अवज्ञा और बलिदानों की बढ़ती लहर के बीच उनका शासन अब स्थिर नहीं रह सकता। आकार और विस्तार में व्यापक यह आंदोलन महिलाओं, युवाओं और अन्य हाशिए पर पड़ी आवाजों के लिए एक माध्यम बन गया, जिसने भारत में एक नए सामाजिक और राजनीतिक परिवेश की नींव रखी। इसलिए इसे स्मरण करना उन आम भारतीयों की वीरता का सम्मान करना है जिन्होंने एकता और साहस के साथ दमन के प्रहार का सामना किया था, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, न्याय और राष्ट्रीय भाईचारे को बनाए रखने की प्रेरणा का काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि 8 अगस्त वो दिन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ऐतिहासिक प्रस्ताव द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई थी। गांधी जी के करो या मरो के नारे से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा और बलिदान को प्रेरित किया, जो भारतीय स्वतंत्रता की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। बिल्कुल। और अगर जब हम भारत के इन आंदोलनों की बात करते हैं तो गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ी चीज कही थी, स्वदेशी, जिसे हम आज भी अपना रहे हैं और जिसे अपनाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो दूसरे देशों के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं कपड़ों के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है ये स्वदेशी का आंदोलन। और स्वदेशी के अंतर्गत ही क्या बात हुई थी, हथकरघा की कितनी बात हुई थी ना, कि उसको उस समय समझिए जब ये आंदोलन हो रहे थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन हो, है ना, या इस तरीके का जब आंदोलन हुए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि आप लोग को ये चीज अगर अपने देश के लिए कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे पहले विदेशी चीजों को त्याग दीजिए। तो उस समय बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने कपड़े, विदेशी कपड़े जला दिए, सब चीजें, और अपने स्वदेशी कपड़ों को, उस समय खादी का इतना ज्यादा जोर था कि सभी ने लगभग खादी को अपनाया था। तो बिल्कुल चलन में आ गया। और इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो छिपी प्रतिभा है वो भी बाहर आती है। बिल्कुल। और इससे क्या होता है ना, हम अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए हम हथकरघा का ये जो राष्ट्रीय दिवस है ये आज हम मना रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये। तो शिवाली जी, हथकरघा एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग बिना बिजली के उपयोग के कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है, जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं। और हाथ से बुनाई आमतौर पर बनकरों के घरों में लगे पिट लूम या फ्रेम लूम पर की जाती है। और हथकरघा हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को घोषित किया गया था। और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में स्वदेशी आंदोलन की याद में चुना गया था, जो कि 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में से शुरू किया गया था। हाँ, और हमारे साथी ने भी लिखा है कि हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन इसी दिन शुरू हुआ था और इस दिन का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दें और हथकरघाओं को प्रोत्साहित करें। जैसा कि आपने शुरुआत में ये जिक्र छेड़ा था, तो वहीं दूसरे साथी ने भी यही लिखा है कि हथकरघा, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, वो हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं। ये दिन भारत में हथकरघा उद्योग के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बुनकरों के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये दिन बुनकरों को सम्मानित करने और उनके काम की सराहना करने का एक अवसर है। ये हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये दिन देश की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कला को भी प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोत्साहित करने से क्या होता है आरती, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है तो आपके अंदर जो कार्य क्षमता है वो और बढ़ती है। बिल्कुल। और एक श्रोता जो है वो लिखती हैं कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और माय गवर्नमेंट द्वारा जो माय टेक्सटाइल माय प्राइड और हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी कैंपेन के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को प्रमोट किया जाता रहा है। ये भी चीज बताई जा रही है। तो अब हम हथकरघा के बारे में और अब जो हमारे श्रोता लिख के भेजे हम पढ़ेंगे बाद में। पहले एक गीत सुन लेते हैं। चलो एक गीत हो जाए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले। आरती, इस गाने में कितनी सच्चाई सी छिपी हुई थी। इंदिवर के वैसे लिखे हुए जितने गाने हैं वो बड़े ही जिंदगी के करीब रहे हैं। इंदिवर की ये रचना थी, रोशन का संगीत, मुकेश की आवाज, फिल्म थी अनोखी रात। और आपको मैं देख रही हूँ कि बड़ी तल्लीनता से आप विषय पर गहन रूप से लगी हुई हैं। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट पड़ा हुआ है हथकरघा दिवस का। हमारे साथी ने लिखा था कि विश्व हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन का भाग था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादन का बहिष्कार करना। उसके पीछे तर्क दिया गया कि यदि हम अपना बनाया हुआ उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में बल मिलेगा। बिल्कुल, इसी वजह से तो चीजों को जब हम देखिए, जब हम खुद सोचने लगते हैं ना इन सब चीजों के बारे में, अपने देश के बारे में, तब हम इस तरीके के काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, हम हथकरघा हो अपनाना हो, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना हो, है ना, इस तरीके प्रकृति से जुड़ना, हर चीज़ में प्रकृति से जुड़ना होता है। जब हम प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं, जब हमारे सब प्रकृति के और हमारे संबंधों में दरार आ जाती है ना, तो फिर वो आपदाएं देखने को मिलती हैं, वो तबाही देखने को मिलती है जो आजकल छाई हुई है ना। ऐसा लगता है कि सावन आया है, चलो अच्छे बारिश हो रही है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे सावन नहीं बल्कि वो आपदा बन के बारिश बरस रही है। दिख रहा है आजकल बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा आपदा आई हुई है। वही, क्योंकि प्रकृति के साथ हम जब खिलवाड़ करते हैं ना, तो फिर उसको हमें भुगतान तो करना ही पड़ता है। भुगतान होता है, वो तो है। अगर आप किसी भी चीज को, प्रकृति की किसी भी चीज को खिलवाड़ करेंगे तो उसका फल हम लोगों को भोगना बिल्कुल। और कुछ लेकिन ऐसी भी जातियां, जनजातियां हैं, ऐसे आदिवासी लोग हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलते हैं। तो वो प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति में के बीच में रहते हैं और उसको संभालते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो प्रकृति हमारी उन जगहों पे देखी जहाँ पे वो लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो उस चीज को ऐसे संभाल के रखते हैं, उस चीज को ऐसे साथ संभाल करते हैं उसका, कि वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ भी आर्टिफिशियल है या कुछ भी हमें कि जहाँ पे दम घुटता है। बिल्कुल प्रकृति के करीब रहते हैं वो लोग और बहुत ही सहजता सी महसूस होती है। जी, क्योंकि जितने ज्यादा हम साधन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम उसको प्रकृति का दोहन करेंगे ना, वो साधन हमारे नुकसान का कारण बन जाएंगे।
तो ठीक कह रही हैं, इसीलिए ये पूरे दुनिया ने समझा इस चीज को, तभी ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो आदिवासी लोग मानवता की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, और जिनकी परंपराएं, भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये जैव विविधता के संरक्षक हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की स्थापना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। आदिवासी समुदायों के प्रति होने वाले अन्याय, उत्पीड़न और संघर्षों को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को याद रखने और कार्यवाही करने का दिन घोषित किया था। बिल्कुल, और आदिवासी दिवस जो है वो उन चुनौतियों को पहचानने का प्रयास करता है जिनका सामना ये लोग आज भी कर रहे हैं जी, और साथ ही सुधार के लिए उनकी दृढ़ता और संघर्ष का सम्मान भी करता है। विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के संघर्षों, अधिकारों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। और जैसे ये सरकारों और संगठनों और व्यक्तियों से तेजी से बदलती हुई दुनिया में आदिवासी पहचान को मान्यता देने से उसका समर्थन करने और उसे संरक्षित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है ये जी। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि हम इसे पूरे सम्मान और आदिवासी संस्कृति को समझने और उनके महत्व को समझने के उद्देश्य के साथ मनाएं। तो ये दिन सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदाय की आवाज सुनी जाए, उनकी रक्षा की जाए और उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाए। बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 9 अगस्त को 42 साल पहले 42 ईयर्स समझ लो 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। आज का ये दिन दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में निवास करने वाले जनजातीय आदिवासियों को समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। तो वहीं ऐसी ही बात तो हमारे दूसरे साथी भी लिखते हैं कि भारत में करीब 104 मिलियन आदिवासी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8% है। देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा में सबसे अधिक जनजाति आदिवासी आबादी निवास करती है। और आगे लिखते हैं कि जागरूकता का ही परिणाम है कि जनजाति जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा चुनावों सहित 4 विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सचमुच तो इन जो समुदाय जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, जो संरक्षक हैं प्रकृति के, उन्हें भी बचाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, तो उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और और ये जागरूकता सब तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ। और एक हमारे पास और भी इस बात को लेकर एक और कमेंट आया है कि विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, दुनिया को स्वदेशी संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और ऐतिहासिक अन्याय के बारे में शिक्षित करना और स्वदेशी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना, जिनमें सामाजिक बहिष्कार, पैतृक भूमि का नुकसान और पर्यावरण खतरे शामिल हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, बातें हैं कि एक दूसरे का हम ख्याल रखेंगे तभी वो एक जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सकेगा, और प्रकृति भी अगर उसको संभाल कर रखेंगे तो वो हमें फल ही फल देगी। बिल्कुल, वो भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। जब इस तरह समझ लीजिए, अगर हम किसी को, हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा कोई दोस्त है, हम उसको इग्नोर करने लगे एकदम से, है ना, उसकी तरफ ध्यान ना दें या उससे बस चीजें लेते रहें, तो ये चीज होती है ना, फिर वो भी हमसे बुरा मान जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है, फिर सोचता है कि ये हमारे साथ मेरे से सिर्फ ले ही रहे, है ना, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे। तो वो भी उसी तरह समझ लीजिए प्रकृति है। हम जब उसका सिर्फ दोहन ही करते रहेंगे उसके साथ में कुछ अच्छा, जबकि वो हमें सिर्फ देती है ना, तो फिर वो उसके साथ वो वही हमारे साथ करेगी। फिर वो वही चीज होती है कि वन साइडेड हर चीज नहीं होती। अगर प्रकृति हमें दे रही है तो उसको सहेजना भी हमारा कर्तव्य होता है। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ।
हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। शालीमार फिल्म का ये गाना सब सुन रहे थे हम सब। किशोर कुमार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत और घड़ी का इशारा, एक छोटा सा अंतराल। देखिए आरती, छोटा सा अंतराल था, पलक झपकी और पूरा हो गया। हम आ गए अपने विषय के साथ और अब चलिए फटाफट ले चलिए आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। तो चलिए हम चलते हैं पर्यटन में। लंबा सिंगी आंध्र प्रदेश की ओर हम चलते हैं। साथियों, यूँ तो दक्षिण भारत को बहुत सी चीज़ों के लिए पसंद किया जाता है, जैसे इसका समृद्ध द्रविड़ इतिहास, लुभावने तट, लजीज व्यंजन और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। क्यों आरती? बहुत चीजें। और लेकिन एक चीज जो दक्षिण भारत से कभी जुड़ी नहीं, वो है बर्फ का मौसम, है ना? सही कहा। बर्फ तो सोच ही नहीं सकते आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में बर्फ। क्योंकि जब हम भारत में बर्फबारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ नैनीताल, कश्मीर, मनाली जैसी जगह आती हैं। बिल्कुल। तो दक्षिण भारत का तो ख्याल आता ही नहीं। लेकिन इस बात को झुटलाता है समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लांबा सिंगी, जिसे आंध्र प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। वैसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित कोठापल्ली झरना लांबा सिंगी का एक छिपा हुआ खजाना है, जिसने बुनियादी ढांचा नहीं मिलने के बावजूद भी पूरे आंध्र प्रदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। सच में। और यहाँ की खासियत है हरियाली और जीवंत फूलों के बीच मनमोहक बर्फबारी। बिल्कुल सोचना ऐसा लगता है कि पहुंच गए बस वहां पे, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई की वजह से यहाँ का वातावरण खुशगवार बना रहता है, जो सर्दियों में -2 डिग्री तक हो जाता है। और विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली शहर में स्थित लांबा सिंगी दक्षिण क्षेत्र का बर्फबारी वाला एकमात्र स्थान है। और यहाँ हर कदम पर प्रकृति ने अपनी खूबसूरती बिखेरी हुई है, जैसे कोठापल्ली, जैसे आपने बताया झरना, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और इन्हीं मनमोहक जगहों में से एक है सुसान गार्डन, जहाँ के फूलों से भरे सुंदर, शांत और महकते हुए वातावरण का आनंद लेकर खुद को तरोताजा किया जा सकता है। देखिए ना, आप बता रही हैं और एक कल्पना के नगर में हम घूम रहे हैं, लग रहा है कि हम वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल फूलों के गार्डन में पहुंच गई हैं शिवाली जी। वैसे भी फूलों से तो बहुत प्यार है, बिल्कुल, है ना? मुस्कुराते फूल किसे नहीं पसंद होते, फूलों की खुशबू किसे नहीं पसंद होती। और वैसे बात करी जाए कि खरीदारी के शौकीनों की, तो खरीदारी के शौकीन यहाँ के स्थानीय बाजारों से यादगार चीजें खरीद सकते हैं। और लांबा सिंगी से 6 किलोमीटर दूर थजंगी जलाशय तो अपनी खूबसूरती के लिए भाई जाना ही जाता है। हरे भरे जंगल और पहाड़ियों की सुंदरता के साथ शांत नीला पानी, ये पहचान है थजंगी जलाशय की। और
कोहरे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा पूरा घाट रोड, जहाँ घने पेड़ हैं और पहाड़ हैं, उनके पास से बादल गुजर रहे हैं। वहाँ आप टहलते हुए इसकी सुंदरता को निहारे ना तो एक अलग ही एहसास होगा। नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि हम पता नहीं किसी अलग ही जगह पर पहुंच गए। हाँ, ये मतलब हम कहाँ हैं, हम खुद भी नहीं सपनों की दुनिया में। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत चीजें हैं। इसके अलावा बोजनकोंडा और लिंगलकोंडा 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो संघाराम गांव के दोनों ओर स्थित हैं। ये जगह भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ पाए गए बुद्ध के एकाश्म यानी मोनोलिथ 4वीं और 9वीं शताब्दी के हैं। बोजनकोंडा का अर्थ है बुद्ध की पहाड़ी। इस जगह को देखकर मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसके साथ साथ पक्षी प्रेमियों के लिए कोंडाकारला पक्षी अभ्यारण्य स्वर्ग सरीखा है, जो कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का घर है जो साल भर हर मौसम में यहाँ आते रहते हैं। अब हमारे साथी भी लिखते हैं कि लंबासिंगी में यात्रा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक सुसान गार्डन, जैसा कि आपने बताया, उसमें पीले रंग के फूलों से वो भरा हुआ है जो काले और पीले रंग के बिस्तर की चादर की तरह दिखते हैं। ये जगह शाम को और अधिक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है जब सूर्य की किरणें फूलों पर गिरती हैं और पूरी जगह बहुत ही आश्चर्यजनक झिलमिलाती हुई सी दिखती है। मतलब हमारे साथी भी कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमसे साझा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि लंबासिंगी अपने मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लुढ़कती पहाड़ियां, घने जंगल और हरे भरे कॉफी के बागान शामिल हैं। यह क्षेत्र प्रकृति की सैर, फोटोग्राफी और आसपास के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए आदर्श है। और इसके पास स्थित चिंतापल्ली अपने मनमोहक दृश्यों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र पैदल यात्रा और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की खोज के अवसर प्रदान करता है। कितनी अच्छी जानकारी दी है जी। और इसके अलावा यहाँ बहुत सी सुंदर झील है जिसमें नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। और सुबह जल्दी जाएं तो यहाँ पक्षियों को अपने प्राकृतिक आवास में आराम करते देख सकते हैं। और इसके साथ रत्नागिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित अन्नावरम मंदिर की मनमोहक आभा का आनंद लिए बिना तो यात्रा अधूरी सी लगेगी। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान सत्यनारायण स्वामी को समर्पित है, जो कि तिरुपति के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला पर बना है। द्रविड़ शैली वास्तुकला बिल्कुल अद्भुत लगती है। उसके जो मंदिर बने हैं ना दक्षिण में, वो मंदिर देखते ही बनते, मतलब कैसे बनाए होंगे, किस तरीके से उसको ऐसे खड़ा किया होगा, बहुत बढ़िया कमाल की है। और लंबासिंगी की सुंदरता और अनोखेपन का आनंद लेने के लिए अगर हमें हवाई यात्रा से यहाँ पहुंचना है तो विशाखापत्तनम हवाई अड्डा यहाँ से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पहुंचकर टैक्सी या बस से लंबासिंगी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा नरसीपट्टनम इस छोटे से मगर अनोखे हिल स्टेशन का प्रमुख शहर है, जहां के रेलवे स्टेशन को चिंतापल्ली में नरसीपट्टनम रोड स्टेशन कहा जाता है। और वो जो है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और इसके साथ साथ यहाँ सीधी बस सेवा भी है जो कि आसपास के प्रमुख शहरों से जुड़ी है। यहाँ का सबसे नजदीकी बस स्टॉप है लंबासिंगी बस स्टेशन, जो इस बार आप क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश के कश्मीर को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए और जाके देखिए कि ये चीजें कैसी दिखती हैं वहां पे जाके। बिल्कुल, और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। ऐसी जगहों पर जाना मतलब प्रकृति के साथ एक संवाद कर सकते हैं। और वहां पे जाइए तो उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसको बिगाड़ कर मत आइए कि जो खाए पिए और वो सब अपने साथ आप लेके जाइए कोई थैला। हाँ बिल्कुल, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और जैसे जितना वो ऐसा बना रहेगा ना, जैसे अनदेखे हुए जो स्थान है, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, आजकल तो बहुत से हिल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ पे इतना ज्यादा गंदगी फैला देते हैं ना कि वो सब अब ऐसे हो गए कि वहां पे भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। जैसे शिमला जैसी जगह पे भी अब बहुत गर्मी पड़ती है। तो ऐसी अनदेखी जगह जो प्रकृति से पूरी तरह से भरी हुई है, उसको प्रकृति से भरा रहने दीजिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारी अपनी ही हैं, तो हमारी अपनी चीजों को हम हमेशा साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें, तो उसका अच्छा फल भी हमें मिलेगा। अब चलिए इस कल्पना लोक से हमें बाहर निकालिए। ये तो आपने एक अद्भुत जगह हमें ले गई। हाँ, एक गीत सुन लेते हैं ना। बिल्कुल। के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के
कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कि हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ए गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं। भाई इन्होंने कहा कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, तो आप तो हमें ले गई थी इतनी अच्छी जगह, तो वहां से तो मोहब्बत होना लाजमी है। आपको बता दें कि प्रोफेसर फिल्म का गाना सुना हम सब ने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और क्या कर रही हैं आरती आप? मैं देख रही हूँ कि क्या क्या लिख रहे हैं हमारे सब श्रोता लोग। मैं भी यही देख रही हूँ और मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हमारी साथी लिखती हैं कि आज के विभिन्न विषय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं एकाग्र नहीं हो पा रही हूँ। शेफाली जी और आरती जी बहुत सुंदर ढंग से सभी विषयों पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन आरती की हंसी खुशी भरा स्वर नहीं सुन पा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। भाई ऐसा कैसे कि आपने आरती की हंसी खुशी भरा स्वर नहीं सुना? शायद आपका मन अभी विचलित है, इसलिए आप एकाग्र नहीं हो पा रही हैं। आरती की हंसी खुशी भरा जो स्वर है वो तो सब तक पहुंचता है, यहाँ तो पूरा स्टूडियो महकता है आरती की हंसी से। मैं तो जब से आरती से मेरी आज मुलाकात हुई है तब से वो मुस्कुरा ही रही हैं। तो यहाँ आप अपने को एकाग्र कीजिए, अपना जो मन विचलित है अगर तो उसे शांत कीजिए और बड़े गौर से सुनिए। आरती की मुस्कुराहट आप तक जरूर पहुंचेगी। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण है, आपको अपनी ओर खींचेगा जरूर। चलिए अब हम बात क्या करेंगे? अब हम बात करने जा रहे हैं कि हीन भावना जो होती है ना, वो बहुत से लोगों के जो तरक्की होती है ना, सक्सेस होती है, उसमें बहुत बड़ी बाधा बन के सामने आ जाती है। क्योंकि वो अपने आप को सबसे कम समझने लगते हैं। उनको लगता है कि अपने जीवन में वो बहुत ही सबसे पीछे हैं, है ना, और वो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो अपने आप को इतना कम समझने लगते हैं कि उनका जो आत्मबल होता है वो बहुत कम होने लगता है, जिसकी वजह से बिल्कुल, और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। बल्कि उनके अंदर सब कुछ है, प्रतिभा है, सब बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं या सामने वाला ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि सब कुछ होते हुए भी हम अपने को हीन समझने लगते हैं। जी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने आप के लिए अगर हमने गिव अप कर दिया, अपने आप से गिव अप कर दिया ना, तो फिर कोई हमें नहीं, कितने भी कोई कुछ भी समझाता रहे, वो हमें ऊपर नहीं उठा सकता फिर।
अगर कोई चीज आप दूसरा कहता है ये आपकी कमजोरी है या आपको नहीं, आप उस चीज को अपना एक प्लस पॉइंट बनाइए ना, उसको लेकर आगे बढ़िए। बिल्कुल, जो अगर वो कोई हमें कुछ कह भी रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम आगे नहीं जा सकते, तो सोचिए ना कि वो ऐसा कह रहा है तो हमें उसे चैलेंज करना है ना। वो एक चैलेंज की तरीके से जिस दिन आपने चैलेंज की तरह से लेना शुरू कर देना, एकदम जीवन आपका बदल जाएगा। बिल्कुल सच कह रही हैं। ऐसे ही हमारे साथी भी लिखते हैं कि हीन भावना के हानिकारक प्रभाव होते हैं। इन्होंने लिखा है कि हीन भावना से पीड़ित व्यक्ति खुद को दूसरों से कमतर समझता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम होता है। हीन भावना के कारण व्यक्ति जो है वो सामाजिक परिस्थितियों से दूर रह सकता है या दूसरों से मिलने जुलने में असहज महसूस कर सकता है। और कुछ लोग अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए अत्यधिक रक्षात्मक या आक्रामक हो सकते हैं। हीन भावना से पीड़ित व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है और जीवन में निराशा महसूस करता है। इन्होंने काफी लंबा मैसेज भेजा है, इसलिए मैंने इसको एडिट करके आप तक पहुंचाया है। तो ऐसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। वैसे भी आरती अक्सर ही अपने आसपास हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर बात में हमेशा ही खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं ना। वो अपने अच्छे गुणों को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाने में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग अपने अंदर सिर्फ बुराइयां निकाल कर दुखी और परेशान होते रहते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग हीन भावना का शिकार होते हैं और ये भावना बहुत हानिकारक होती है। ये हमारे व्यक्तित्व को उभरने नहीं देती। ये हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ होती है उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। बिल्कुल, क्योंकि ना जो हीन भावना से जो ग्रस्त होगा व्यक्ति, वो एकदम अलग थलग रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ना वो चीज उसको एकदम अंदर अपने अंदर ही कैद कर देती है। है ना। तो अगर इस हीन भावना को दूर ना किया जाए तो बहुत बार व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये हीन भावना के बीच कई बार हमारे बचपन में ही पड़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों को बार बार रोकना टोकना, बातचीत करते हुए हमेशा नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करना, अन्य बच्चों के साथ उनकी तुलना करते हुए उन्हें कमतर बताना, ये कुछ वजह हैं जो बड़े होने के बाद बच्चों में हीन भावना भर देती हैं, जो ताउम्र उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी ही बात हमारे साथी लिखते हैं कि ऐसी भावना से व्यक्ति में नकारात्मक सोच, तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है। इससे रिश्ते खराब होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की तुलना की जाती है, ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि इससे रिश्ते खराब होते हैं और विकास में बाधा आती है। इसलिए खुद पर हमेशा भरोसा रखें। सही बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता जो है लिखते हैं कि हीन भावना एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म देखभाल और पेशेवर मदद से। आप अपनी हीन भावना पर काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। है ना। अगर आपको कोई चीज ऐसी परेशान कर रही है, आपको लगता है वो चीज में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक प्लान बी भी तो रखिए ना अपने पास। आप क्यों सिर्फ एक ही चीज के लिए आप पूरी कोशिश करिए पूरी। अगर किसी वजह से वो आपको साथ में नहीं हो पा रहा वो चीज, आप प्लान बी पे बिल्कुल वर्कआउट कीजिए। बिल्कुल। आप देखिए, हाँ, एक हो सकता है कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, बल्कि कोई और चीज में आप बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज को आजमाइए ना, उसमें अपने हाथ आजमाइए, तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए उसमें। हाँ, बस छोड़िए मत अपने जो उद्देश्य है उसको छोड़िए मत। हमारे साथी ने लिखा है कि हीन भावना की जो हीनता की भावना है वो जीवन में असफलता का कारण बनती है। इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में कभी ये भावना नहीं रखनी चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हर किसी के जीवन में आते हैं। मनुष्य को इन सब विकट परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संघर्ष की इस यात्रा में हीन भावना अवरोध बनती है और हीन भावना रखने से खुद की क्षति होती है। अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को इतनी मजबूती से आत्मसात करना चाहिए कि नकारात्मक भावनाओं का कोई प्रभाव ही न पड़े। बिल्कुल। और अक्सर ये होता है ना कि हम हीन भावना जब नौकरी ना करने वाली जो महिलाएं हैं, घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, नौकरी नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके आसपास जो है वो नौकरी कर रही हैं, है ना, बाहर जा रही हैं, सब चीजें कर रही हैं, तो उनको लगता है कि हम उनसे बहुत कम है, क्योंकि वो तो सामने वाली तो नौकरी कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं और हम घर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज आप सोचिए, आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आप पूरे घर को संभाल रही हैं, सब चीजें देख रही हैं, है ना, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बाकी लोगों को फिर भी छुट्टी मिलेगी, आपको छुट्टी नहीं है, बिल्कुल एक पल की छुट्टी नहीं है। तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को इतने अच्छे तरीके से निभा रही हैं आप, है ना, उन बच्चों को ऐसे संस्कार दे रही हैं, अपने घर के सभी लोगों का ध्यान रख रही हैं, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी आप क्या चाहेंगे? इससे बड़ी क्या बात होगी कि कोई इंसान इतना ज्यादा कोई किसी के लिए करे। हर किसी का व्यक्तित्व, हर किसी की विशेषताएं, आरती सब अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने को कभी भी कहीं से भी कमतर न समझें। और हीन भावना किसी भी बात को लेकर हो सकती है आरती, जैसे आपने बताई कि ये बातें जो घरेलू औरतें और जो बाहर जाती हैं, तो अब यही है कि हीन भावना जब हमारे अंदर घर कर जाती है तो हमें अपने रंग रूप, बोलचाल, कद काठी, पहनावा, रहन सहन, हर बात में कमी नजर आती है। जबकि अगर हमारे अंदर कोई छोटी मोटी कमी भी है
तो हमें उसे लेकर परेशान होने की बजाय अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ावा देना है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग होगा। बिल्कुल, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है ना, जो अपने अंदर, जिसके अंदर आत्मबल अच्छा होता है, वो उसको आप देख लीजिए, उसका रंग रूप कहीं मायने नहीं रखता। बिल्कुल, है ना, वो अपने, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में और मुझे कैसे वो अचीव करना है। तो वो जो आत्मविश्वास से वो जो दमकता है ना वो चेहरा, तो उसके सांवलेपन पे आपका दिमाग नहीं जाएगा। उसके आत्मबल से आपको ईर्ष्या होगी, कितना तेज है इसके अंदर। होता है एकदम साधारण सा चेहरा होगा, लेकिन उसके जो व्यक्तित्व है उसके चेहरे में एक ऐसा तेज होगा कि सभी आपकी ओर आकर्षित होंगे। जैसा कि मैंने उन सखी को बताया कि आरती की हंसी में एक आकर्षण है। आप एकाग्र होकर उसको शांत मन से आप इस कार्यक्रम को सुने तो आप निश्चित रूप से आरती की हंसी को अपने अंदर महसूस कर पाएंगी, जैसे इस गीत को। झुकी झुकी निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी। ये झुकी 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 निगाहें, वाह वाह। मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा। मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा। है राज क्या समझ लिया समझ लिया, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी। ये झुकी 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 निगाहें, वाह वाह। तेरी सादगी ये बांकपन ये शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान। ये तेरी सादगी ये बांकपन की शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान। है झूठ क्या खुदा गवा, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी। ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आओ प्यार करें फिल्म का ये गीत था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत। और आरती, हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आए हैं रक्षाबंधन को लेकर, जिसमें कि हमारे उससे पहले हीन भावना के लिए एक मैसेज हैं जिससे मैं पढ़ूंगी। हमारे साथी ने लिखा है कि हीन भावना से लड़ना जरूरी है अपने व्यक्तित्व को उभारने में। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो वहीं एक साथी ने लिखा है आरती कि देखो ना, हमारे में हीन भावना तो है, हम रेडियो के इस तरफ बैठे हैं और शेफाली जी और आरती जी उधर बैठी हैं, तो थोड़ी ग्लानि हो रही है। आगे नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कीप स्माइलिंग, तो बिल्कुल ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और इसमें ग्लानि की कोई बात ही नहीं है। और कार्यक्रम हम आपको यहाँ से देख सकते हैं, आप हमें महसूस कर सकते हैं। कार्यक्रम की सुंदरता तो हमारे साथी ही है, हमारे श्रोतागण हैं जी। तो अब जैसे कि बात हो रही है भाई रक्षाबंधन तब और अब, तो जानती हो हमारी साथी क्या लिखती हैं। हमारी एक सखी ने लिखा है कि राखी पर पहले कोई डिमांड नहीं होती थी भाई से, अब होने लगी है। हम लोग तो
आज भी भाई को राखी भेजते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रहें, यही डिमांड होती है। बिल्कुल, यही डिमांड होनी भी चाहिए, प्यारी डिमांड है। हाँ। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रक्षाबंधन तब और अब भाई ये संसार ही परिवर्तनशील है और ऐसे में राखी पर्व के तब और अब के स्वरूप में बदलाव भी स्वाभाविक ही है। ऐसे में हर बदलाव का स्वागत ही हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अपने मूल्यों को ही खो दे ऐसे बदलाव का भला कोई क्या स्वागत करे। हमारे पर्वों में अब ऐसे ही बदलाव देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं अपने मूल्यों की गिरावट को प्रदर्शित करता है। मतलब इनको ये लग रहा है कि क्योंकि आजकल क्या है ना कि ई राखियां चल गई हैं, कि आप कहीं भी बैठे हो दूसरे देश, आपने बस ई राखी भेज दी और हो गया काम पूरा, है ना। या बहनें भी हैं तो फिर महंगे गिफ्ट नहीं दिए, अरे तूने ये क्यों किया मुझे, अच्छा तो ये गिफ्ट दिया मुझे, ये कोई बात नहीं थी, मैं नहीं बांध रही राखी तुझे। मतलब कि वो पैसों से आंकने जाने ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे एक दूसरे साथी ने लिखा है कि आजकल रक्षाबंधन का त्योहार पहले की तरह ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उपहारों का आदान प्रदान करती हैं। हालांकि बदलते समय के साथ इस त्योहार में कुछ बदलाव भी आए हैं, निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि राखी के डिजाइन में ही आप देख लीजिए कितने बदलाव, बिल्कुल अलग अलग तरीके की राखियां मिल रही हैं आजकल। तो है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है, हमारे साथी लिखते हैं, कि जो भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक एकता को दर्शाता है। और ये त्योहार हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रक्षाबंधन आने से पहले हमको सोशल मीडिया पर एक बहन मिल गई है मैम, असल में वो मतलब वो बता रहे हैं कहाँ पे रहती हैं वो, फिर उनको ये चीज अच्छी लग रही कि एक इसी बातें करते करते उनको एक बहन भी मिल गई है। अरे वाह, रक्षाबंधन पे तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप दोनों को रक्षाबंधन की। और ये जो आपका भाई बहन का रिश्ता है ये हमेशा ताउम्र बना रहे। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि अब रक्षाबंधन का त्योहार अधिक व्यापक रूप से मनाया जाता है। ये केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि सहकर्मियों के बीच में भी मनाया जाता है। जी हाँ, ये तो होता है। और अब तो बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं, जिसमें सोने, चांदी, हीरे और अन्य कीमती धातुओं से बनी राखियां शामिल हैं। राखी का चुनाव भावनात्मक बंधन के साथ साथ व्यक्तिगत पसंद और फैशन पर भी बिल्कुल, चाहे आप कितनी भी महंगी लें या कितनी भी सस्ती लें, राखी कभी सस्ती नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। वो भावनाओं से भरी होती है, उसमें भावना दिखती है ना, वो एक त्योहार है ना। उसको अगर आप कोई धागा भी बांध देगा, कलावा वाला धागा भी बांध देना, तो भी बहुत बड़ी चीज है वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते ना। सम्मान है, प्यार है, भावनाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ वो राखी होती है, तो हमेशा सम्मान करना। बिल्कुल। और भाई आपको अगर बहुत महंगा गिफ्ट नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं परेशान होने की, जो वो दे रहा है आप लीजिए, नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं। आपने उसको राखी एक रक्षा बंधन, एक बंधन बांधा है जो रक्षा के लिए है, उसकी भी रक्षा, आपकी भी रक्षा। तो भाई की एक मुस्कुराहट, उसका आपके सर के ऊपर हाथ, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। इससे बड़ी चीज तो और मुझे लगता नहीं कोई भी चीज होती होगी, क्योंकि ये सब चीजें पैसों से नहीं आंकनी चाहिए। ये चीज बहुत बड़ी है कि भाई आपके पीछे ढाल बनकर खड़ा है, जैसे कि ये गीत इसमें इस वक्त जो है बजने के लिए बेताब है। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे।
मन तो था कि ये गाना पूरा हम सुनवाएं और एक जाते जाते एक संदेश देते थे कि छोटी बहनों चाहे बड़ी बहनों भुलाए नहीं, ना भाइयों को ना बहनों को, सबको याद रखें, बनाए रखें, रिश्तों में मिठास बनाए रखें। खूब सारी सबको शुभकामनाएं भी दे देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं और बता भी देते हैं कि लता मंगेशकर का गाया गाना था छोटी बहन फिल्म से, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। और आरती अब बिल्कुल भी कमेंट लेने का समय नहीं रह गया है और ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले रक्षाबंधन के पर्व की दे देते हैं। आपने दी, हमने भी दी। विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी को आने वाले पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका घर आंगन हमेशा ऐसे ही फूलों की तरह महकता रहे, ये शुभकामनाएं देते हैं। अब इसी के साथ लेते हैं इजाजत। आप सभी को शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।